प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 सारणिक का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के अपने पास में दो तरीके होते हैं, दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है क्रैमर नियम यानी कि क्रैमर विधि। क्रैमर विधि को सारणिक विधि भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कहीं लिखा जाए कि सारणिकों की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए तो अपन क्रैमर नियम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा। और अगर कहा जाए कि मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए तो ये दूसरी विधि आ जाएगी कि मैट्रिक्स विधि से समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करते हैं। आज अपन बात करते हैं कि क्रैमर विधि से समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करते हैं। क्रैमर विधि में क्या होता है बेटा? नंबर 1 क्रैमर विधि। अब क्रैमर विधि में क्या होगा साहब कि अपने को एक समीकरण निकाय दे रखा होगा। समीकरण निकाय भी यानी कि समीकरणों का झुंड भी अलग अलग प्रकार का होगा। अगर दो चर के समीकरण हैं तो दो समीकरण प्राप्त होंगे। अगर तीन चर के समीकरण है तो तीन समीकरण प्राप्त होंगी। तो अपन पहले बात करते हैं दो चर के समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं। अपन समीकरण लेते हैं बेटा a1x प्लस b1y और बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ये अपने पास में समीकरण नंबर 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि यहाँ पर ये जो समीकरण दिखाई दे रही हैं ये x और y की एक घातीय समीकरण है। x और y के एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं। मतलब यहाँ पर अपने को दो सरल रेखाएं मिल रही हैं। अब जब दो सरल रेखाएं मिल रही हैं तो अपने को इनके बारे में ये भी बताना पड़ेगा कि ये दो सरल रेखाएं कैसी हैं। क्यों? क्योंकि अपन अच्छी तरह से जानते हैं दो सरल रेखाएं क्या क्या हो सकती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो सरल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। दो सरल रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हो सकती हैं, है ना, जटायु का भाई संपाती, ये ऐसे करके। तो इनके बारे में भी अपन बातचीत करेंगे। पहले बात करते हैं अपन क्रैमर विधि से। क्रैमर विधि में क्या है देखिए आप, क्रैमर विधि से। अब क्रैमर विधि से अपन ने यहाँ पर लिखा कि साहब x बटे में और बराबर y बटे में और 1 बटे में। अब इस क्रैमर विधि को सारणिक विधि भी कह रहे हैं तो अपन क्या काम करेंगे, यहाँ सारणिक बनाते हैं। एक के नीचे अपन ने सारणिक बनाया a1 a2 b1 b2, ये एक के नीचे बनाया, ठीक है। यहां से अब इसके नीचे बनाता हूं x के नीचे। तो x के नीचे जब बनाऊंगा तो x के जो गुणांक है उनको छोड़ दूंगा और क्या लेके आऊंगा, ये अचर राशि, ये आ गया c1 c2 और यहाँ आएगा b1 b2, ठीक है बेटा। y की जब बात करूंगा तो y के गुणांकों को छोड़ दूंगा, उनकी जगह क्या लिख दूंगा भैया, यहाँ तो a1 a2 और इसकी जगह लिख दिया c1 c2। अब कुछ पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे कि सर इसको ऐसा लिख लो x बटे डेल्टा x, y बटे डेल्टा y और z 1 बटे डेल्टा z, तो है ही नहीं यहाँ पे 1 बटे डेल्टा। अब यहाँ पर क्या क्या स्थितियां आएंगी, क्या क्या हो सकता है, उनके बारे में बातचीत करते हैं। अपने पास में लिखा हुआ है कि साहब x बटे डेल्टा x है और बराबर y बटे डेल्टा y है और 1 बटे डेल्टा है। अपने को चर्चा करनी है कि साहब अपनी जो रेखाएं हैं या तो वो समांतर होंगी, ठीक है, या फिर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या एक दूसरे पर संपाती होंगी, ठीक है ना। ये तीन ही स्थितियां हो सकती हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 में क्या है साहब कि यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डेल्टा का मान है वो 0 के बराबर ना हो। बाकी के बारे में बात नहीं कर रहे,
डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि साहब डेल्टा का मान 0 नहीं है। तो क्या होगा, यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसका मतलब कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी एक बिंदु पर, यहां पर ऐसे। ठीक है, तो ये कब स्थिति आएगी, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है बेटा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है साहब, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि यदि डेल्टा जो है वो बराबर 0 हो, ये तो डेल्टा बराबर 0 हो, और क्या हो बेटा कि डेल्टा एक्स व डेल्टा वाई ये 0 ना हो, ये 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। मतलब ये यूं कह रहा है कि साहब डेल्टा तो 0 के बराबर हो लेकिन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई 0 ना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ना हो तो समीकरण निकाय का हल प्राप्त नहीं होगा। मतलब कि यहां पर ये दोनों रेखाएं समांतर चलेंगी, एक दूसरे को न काटेंगी, न इसका हल मिलेगा। तो डेल्टा बराबर 0 हो और डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू 0, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है बेटा। अब बात करिए अपन ने तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति क्या है साहब कि यदि डेल्टा बराबर 0 हो, ठीक है, तथा डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई में से कोई एक 0 हो, एक 0 हो तो अब डेल्टा बराबर 0 हो, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में से कोई एक 0 हो, तो क्या होगा बेटा, तो समीकरण निकाय के अनंत हल प्राप्त होंगे। क्या होंगे बेटा, अनंत हल प्राप्त होंगे। और वो कौन सी परिस्थिति आ जाएगी बेटा, होंगे ये वाली परिस्थिति, दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती। तो अपन बात कर रहे हैं कि अगर दो चर x और y के मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरण दे रखी हैं, तो अपन उसको क्रैमर विधि से कैसे सरल करते हैं। उसके बाद में उसके जो परिणाम है, कंडीशन कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता है तो ऐसा, ये देख लिया अपन ने। अब अपन क्या काम करते हैं कि एक समीकरण को हल करके देखते हैं क्रैमर विधि से। ये अपने पास में दो समीकरण लिखी हुई हैं, 5x माइनस 3y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। अपने को इनको क्रैमर विधि से हल करना है, तो देखते हैं बेटा कैसे हल करेंगे साहब। यहां लिखा मैंने के साथ दिया है, ध्यान देना बेटा, दिया है। क्या दिया है साहब कि एक समीकरण है 5x माइनस 3y बराबर 2 और साहब x प्लस 2y और बराबर 3। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है बेटा। अब क्या काम करते हैं, क्रैमर विधि से अपन इसको सारणिक के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि x बटे डेल्टा x और साहब y बटे डेल्टा y और 1 बटे डेल्टा। ठीक है बेटा। अब यहां पर डेल्टा बराबर क्या है बेटा, आपको बताया था कि डेल्टा बराबर है 5 माइनस 3,
1 और 2, इसको अगर सरल करते हैं तो ये आ गया 10 और प्लस 3 यानी कि 13। ठीक है, अब बात करिए अपन ने डेल्टा एक्स की। ये बराबर क्या है बेटा, तो ये है अपने पास में 2 3, ठीक है, और माइनस 3 2, ये आ गया। तो ये क्या है अपने पास में 4 और प्लस 9 बराबर 13। ठीक है बेटा, अब बात करिए अपन ने डेल्टा वाई की। डेल्टा वाई के लिए अपन ने इसको छुपा दिया, यह लिखा अपन ने 5 और 1 और 2 3। अब यहां पर क्या आएगा डेल्टा वाई में, देखो डेल्टा वाई में अपन ने क्या काम करा, 5 1 और 2 3, तो ये आ गया अपने पास में 9, 5 3 है 15, 15 माइनस 2 यानी कि 13, ये हो गया। अब साहब यहां पर जब अपन ने इस समीकरण में मान रखा तो x बटे 13, y बटे 13 और 1 बटे 13, यह आ गया। डेल्टा डेल्टा x और डेल्टा y के मान रख दिया अपन ने। जब अपन ने ये मान रखे तो बेटा यहाँ पर x बटे 13 और 1 बटे 13, तो x का क्या मान आ गया 1, ये देखो आप। ठीक है, फिर बात करिए अपन ने y बटे 13 और 1 बटे 13, तो y का क्या मान आ गया अपने पास में, ये भी 1। तो यहाँ पर इस समीकरण निकाय में x और y के मान क्या प्राप्त हो गए, 1 और 1। ये अपने पास में क्रैमर विधि से समीकरण निकाय को हल ज्ञात करना है, और समीकरण भी कौन सी, 2 चर वाली। अब बात करते हैं अपन कि अगर मान लीजिए 3 चर की समीकरण आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा साहब। तो यहां पर साहब मान लिया अपन ने कि समीकरण निकाय इसकी बात करते हैं साहब, ठीक ना बेटा। समीकरण निकाय ये है अपने पास में a1x प्लस b1y प्लस c1z और बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z और बराबर d3। ये अपने पास में समीकरण 1 हो गई, और ये समीकरण 2 हो गई, और ये समीकरण 3 हो गई। ठीक है बेटा, अब यहां पर अपने को क्या काम करना है कि भैया क्रैमर विधि से इसका हल ज्ञात करना है। क्रैमर विधि से क्या होगा बेटा कि x बटे डेल्टा x, ठीक है, y बटे डेल्टा y और z बटे डेल्टा z, ठीक है, और 1 बटे डेल्टा। अब यहां पर बारी बारी अपने को डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z और डेल्टा के मान निकालने। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं, यहां पर डेल्टा का मान क्या होगा, यहां पर डेल्टा बराबर x y z के जो गुणांक है इनसे जो सारणिक बनता है उसको लिखते हैं। वो क्या होगा बेटा, a1 a2 a3 b1 b2 और b3 c1 c2 और c3, ये डेल्टा बराबर हो गया। डेल्टा x की बात करें साहब, डेल्टा x, अब डेल्टा x में क्या काम करेंगे कि जो x के गुणांक है इनके स्थान पर ये जो अचर राशियां लिखी हुई हैं d1 d2 और d3, ये लिख देते हैं। किसके स्थान पर, x के गुणांक के स्थान पर, यानी कि यहां पर लिखा d1 d2 और d3। ठीक है बेटा, बाकी ऐसा कैसा ही रहने दो, b1 b2 b3 c1 c2 और c3। अब बात करिए अपन ने डेल्टा y की। ठीक है, डेल्टा y में क्या काम करेंगे कि y के जो गुणांक है उनके स्थान पर d1 d2 d3 लिखेंगे, बाकी ऐसे ही रहने दो। ये आ गया साहब a1 a2 और a3, यहाँ आ गया d1 d2 और d3, और ये आ गया c1 c2 और c3। अब कौन बचा साहब,
अब बचा अपने पास में डेल्टा जेड। डेल्टा जेड में क्या काम करेंगे कि भैया जेड के जो गुणांक थे उनके स्थान पर ये जो अचर मान था इसको लिख देंगे। यहां पर तो आएगा A1, A2, A3, यहाँ आएगा B1, B2 और B3, और यहाँ आ जाएगा D1, D2 और D3। ये आ गया साहब। तो क्रैमर विधि से अपन 3 चर वाली समीकरण निकाय का हल इस तरीके से ज्ञात करेंगे। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड और डेल्टा के मान निकालेंगे। अब यहां पर भी स्थितियां होंगी। अच्छा, वहां एक्स और वाई के एक घातीय समीकरण रेखा को व्यक्त कर रहे थे। यहाँ एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड, तो ये रेखा को निरूपित नहीं कर रहे, ये किसको निरूपित करते हैं, समतल को। एक्स वाई जेड के एक घातीय समीकरण एक समतल को निरूपित करते हैं। तो अब साहब इसमें भी स्थितियां आएंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो 2 चर के लिए आई थी। क्या क्या होगा बेटा, देखें कि अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ है एक्स बटे डेल्टा एक्स, ठीक है, बराबर वाई बटे डेल्टा वाई और जेड बटे डेल्टा जेड, और साहब 1 बटे डेल्टा, ये आ गया साहब। ठीक, यहां क्या क्या हो सकता है। नंबर एक, यदि डेल्टा बराबर ना हो किसके, 0 के, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है। अब जब डेल्टा का मान 0 के बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हो तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय हल का मतलब यह है बेटा कि एक्स वाई जेड के एक एक मान प्राप्त होंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड के एक एक मान प्राप्त होंगे, और ये कब होगा, जब डेल्टा 0 के बराबर ना हो। ठीक सर, आगे बढ़े सर। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि यदि डेल्टा बराबर 0 के हो, डेल्टा बराबर 0 के हो और साथ में एवं डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वाई ये भी नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण निकाय के हल प्राप्त नहीं होंगे। मतलब एक्स और वाई के मान प्राप्त नहीं होंगे, एक्स वाई जेड के मान प्राप्त नहीं होंगे। तो जिन समीकरण निकाय के हल प्राप्त नहीं होते, ऐसे समीकरण निकाय को अपन असंगत समीकरण निकाय भी कहते हैं। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ सकता है कि साहब ये समीकरण निकाय असंगत है कि नहीं है। तो असंगतता की जांच करने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा कि पहले डेल्टा को 0 के बराबर देखो, इसके बाद में ये भी चेक करना पड़ता है कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 नहीं होने चाहिए। अगर डेल्टा बराबर 0 के है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से तीनों में से किसी का मान भी 0 नहीं है, तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय एक असंगत समीकरण निकाय होगा। ठीक है बेटा। नंबर 3, तीसरी स्थिति क्या होगी साहब, तीसरी स्थिति है कि यदि डेल्टा बराबर 0 हो, ठीक है, हो तथा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कोई एक शून्य हो, यानी कि किसी एक का मान 0 हो, तो समीकरण निकाय के अनंत हल प्राप्त होंगे। समीकरण निकाय के अनंत हल
अनंत हल प्राप्त होंगे। ये ऐसा समीकरण निकाय के क्या होंगे, अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा, तो अपने से ये पूछा जा सकता है कि साहब समीकरण निकाय के हल कैसे प्राप्त होंगे। इसको कहते हैं अपन, जब एक हल प्राप्त होता है यानी कि अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं तो उसको कहते हैं संगत समीकरण निकाय। जब हल प्राप्त नहीं होते तो इसको कहते हैं असंगत समीकरण निकाय। और यहाँ पर अनंत हल प्राप्त हो रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं। अनंत हल का मतलब खूब सारे हल आते जाएंगे। ठीक है बेटा,